स्वागत है आप इंडिया ई बुक पे। इंडिया ई बुक आपके लिए आसाम जीके का एक सीरीज़ शुरू किया है, जहाँ पे हम लोगों ने जियोग्राफी का लेक्चर 4 वीडियो में कवर कर लिया है। अभी हम लोग पॉलिटी का पहला लेक्चर कर चुके हैं, AP1, जिसमें हम लोगों ने आसाम का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव देखे हैं। अभी हम लोग करेंगे AP2, जहाँ पे हम लोग आसाम के जुडिशियरी एंड एपेक्स बॉडीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम नेक्स्ट संडे 21 अगस्त पे है। इसके लिए ही जल्दी जल्दी आप लोगों को अपलोड करा जा रहा है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, आसाम का हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर कर रहे हैं, इसलिए आसाम का पॉलिटिकल मैप देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अभी आसाम में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 35 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग बजाली एंड तामुलपुर। बजाली को लोकेट कीजिए। इसमें जो मैप है इंडिया बुक ने आप लोगों के लिए बनाया है, मतलब एडिट किया है, जहाँ पे बजाली और तामुलपुर भी दिखेंगे आप लोग। बोरपेटा और बक्सा के बीच में देखिए बजाली वाइट कलर पे लिखा हुआ है, फिर उदालगुड़ी और बक्सा के बीच में है तामुलपुर। तो ठीक है, हमारा क्लास के ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहला लेक्चर जो 7 बजे पे हुआ था, उस लेक्चर पे हम लोगों ने कवर कर लिया था आसाम का लेजिस्लेचर एंड आसाम का एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे हम लोग आसाम सेक्रेटरीट, स्टेट लिस्ट, कैसे कानून बनता है, फिर हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब फैक्ट हम लोगों ने देख लिया था। फिर आसाम का गवर्नर, उनका पावर, उनका स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर, फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर, प्रीमियर, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आसाम का पंचायती राज, अर्बन बॉडी, स्टेट सेक्रेटरी, ऑटोनोमस काउंसिल और डेवलपमेंट काउंसिल भी हम लोगों ने कर लिया है पहले क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो AP1 जो क्लास है आसाम लेजिस्लेचर एंड आसाम एग्जीक्यूटिव, वो वाला लेक्चर देख लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे मिले हैं, सेकंड क्लास जो है हमारा पॉलिटी का, यही आखिरी क्लास होगा पॉलिटी का। इससे मतलब आसाम का पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा इस दोनों क्लासों से। तो पहले हम लोग देखेंगे जुडिशियरी इन इंडिया, फिर देखेंगे हाई कोर्ट्स इन इंडिया, फिर हम देखेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा, उसका हिस्ट्री सब कुछ देखेंगे। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है हर डिस्ट्रिक्ट में आसाम का, उनके बारे में देखेंगे। टोटल 33 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है आसाम पे। फिर आर्टिकल्स जो रिलेटेड है हाई कोर्ट से लेके हाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट तक सभी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो भी मार्क कर किया जाएगा आप लोगों के लिए। फिर हम देखेंगे आसाम के कुछ एपेक्स बॉडी, एक्चुअली हाई कोर्ट भी एक एपेक्स बॉडी है, लेकिन उसको मतलब अलग से बनाया गया है जुडिशरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे एपेक्स बॉडीज में APSC, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर आसाम लोकायुक्त, फिर आसाम स्टेट कमीशन, स्टेट फिनेंस कमीशन, उसके बाद आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके बाद आसाम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उसके बाद आसाम के कुछ पॉलिटिकल सिम्बल्स देखेंगे, स्टेट सिम्बल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहले जुडिशियरी इन इंडिया, जो भारत का जो जुडिशियरी सिस्टम है वो एक यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर है। जैसे गांव पंचायत में था 3 टायर स्ट्रक्चर, ZBC आंचलिक पंचायत, उसके बाद गांव पंचायत, सिमिलर जुडिशियरी जो भारत का है उस पर भी 3 टायर स्ट्रक्चर है। तो पहला टायर जो है उस पर सबसे ऊपर रहता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है, आप लोगों को पता है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली पे। उसके बाद है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट टोटल कितना है अभी तक? जुलाई 2022 तक हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट से कितना स्टेट्स कवर करता है? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज कवर करता है यही 25 हाई कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। ठीक है, और सेम मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है जैसे गुवाहाटी जैसा, वहाँ पे भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी होता है, अलग सा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिविल अफेयर्स को देखने के लिए सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट रहता है, और एक कोर्ट रहता है जिसे क्रिमिनल कहा जाता है, उसको कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाए। वो क्रिमिनल जो अफेयर्स है वो सब देखता है। फिर प्रोविशनल स्मॉल कॉज कोर्ट भी होता है हर डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स होता है, जैसे सिविल कोर्ट जैसे होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे ही होता है। और सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट भी होता है। उसके बाद प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, सिमिलर है स्ट्रक्चर। फिर सिविल जो कोर्ट है उसके अंदर मुंसिफ कोर्ट होता है, पता होगा आप लोगों को। फिर और एक है न्याय पंचायत। और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर होता है सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्रिमिनल में आप लोग मजिस्ट्रेट का नाम सुनेंगे। और एक है पंचायत अदालत। ठीक है,
यही है हमारा स्ट्रक्चर। ऊपर पे सुप्रीम कोर्ट 3 टायर कहाँ से हुआ, पहले मतलब जो यूनियन लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, यही 3 टायर है रेड कलर का जो है, ये 3 टायर सिस्टम है हमारा जुडिशियरी सिस्टम का। ठीक है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर भी उसका भी कैटेगरी है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अभी हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। तो भारत में पता है आप लोगों को 25 हाई कोर्ट्स है। तो सभी हाई कोर्ट मतलब 25 हाई कोर्ट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। तो हाई कोर्ट जो है जुडिशियरी सिस्टम जो स्टेट का है वो कैसे होता है, ऊपर में हाई कोर्ट रहता है, यहाँ पे 2 टायर होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। स्टेट का जुडिशियरी सिस्टम ऊपर पे हाई कोर्ट रहता है, उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का और सब रहते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या है, एक एपेक्स बॉडी है, जुडिशियरी ऑफ द स्टेट का एपेक्स बॉडी है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग, आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 1 हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। मतलब सभी स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। एक कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 214। और आर्टिकल 231 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहता है कि मतलब एक हाई कोर्ट जो है वो किसी मतलब 2 स्टेट का या 3 स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का भी हो सकता है, मतलब 2 और मोर स्टेट्स। जैसे कि आसाम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये मतलब आपका टोटल 3 स्टेट का, आसाम 4 स्टेट का है अभी। ठीक है, 4 स्टेट को कवर करता है। और वेस्ट बंगाल का जो है कोर्ट वो वेस्ट बंगाल कवर करता है, और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार कवर करता है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट भारत में 25 हाई कोर्ट है, और स्टेट तो पता है आप लोगों को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में। तो अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1948 पे। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये 4 स्टेट का हाई कोर्ट है। पहले इनिशियली इस 7 सिस्टर जो आसाम का है, 7 स्टेट है, सभी का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ही हुआ करता था। उसका नाम पहले आसाम हाई कोर्ट था। ठीक है, तो हाई कोर्ट में अभी 4 स्टेट्स ही है, क्योंकि उन लोगों का अलग अलग हाई कोर्ट बन गया है। तो अभी कौन सा स्टेट है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है एंड अरुणाचल प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इसका जो इनिशियल मतलब मेजर जो सीट है वो सीट है प्रिंसिपल बेंच जो होता है, मेन बेंच वो गुवाहाटी पे है। और अदर बेंचेस भी है, अदर बेंचेस है कोहिमा पे, कोहिमा मतलब नागालैंड के, फिर आइजोल पे है मिजोरम का, फिर अरुणाचल प्रदेश का है ईटानगर पे। ठीक है बेंचेस है। ओरिजिनली असम जो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो था उसका नाम था असम हाई कोर्ट टिल 1971। उसके बाद चेंज होके गुवाहाटी हाई कोर्ट कर दिया गया। तो इसका सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जज कितना है, 23+1, मतलब 23 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, टोटल 24 और 6 एडिशनल जजेस भी है। ठीक है, करंट जो चीफ जस्टिस है वो है मिस्टर जस्टिस RM छाया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। फिर कुछ हिस्ट्री देखते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट से रिलेटेड। जैसे द हाई कोर्ट ऑफ असम वाज एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, असम का जो हाई कोर्ट है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 5 अप्रैल 1948 को। और फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे सर RF लॉज। एंड इनिशियल सिटिंग कहाँ पे था, शिलोंग पे इनिशियल सिटिंग हुआ था इसका। पहले शिलोंग कैपिटल हुआ करता था, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद शिफ्टेड किया गया 1948 का 14 अगस्त को गुवाहाटी पे। फिर इसका रीनेम हुआ 1971 पे, रीनेम करके असम हाई कोर्ट जो था उसको गुवाहाटी हाई कोर्ट कर दिया गया। तो इसका जो कोर्ट है असम गुवाहाटी हाई कोर्ट, मतलब पहले असम हाई कोर्ट, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पहले मतलब 7 सिस्टर जो असम के हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सभी का हाई कोर्ट यही था, असम हाई कोर्ट था। फिर क्या हुआ, सेपरेट हाई कोर्ट बन गए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के 2013 में। उसके बाद से क्या हुआ, असम जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो मतलब 4 स्टेट का हाई कोर्ट बन गया। और प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है, गुवाहाटी पे लोकेटेड है। अभी हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है,
ये देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट का वेबसाइट कैसे होता है, हाई कोर्ट ऑफ द असम नागालैंड लिखा हुआ है मिजोरम। ठीक है, तो अभी कितना कोर्ट है यहाँ पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट है 33, टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट के। एक्चुअली क्या है, कम क्यों है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मतलब बाजाली जो है न्यूली फॉर्म बाजाली उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लेकिन जो तामुलपुर है उसका नहीं है। जो 35 हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ था तामुलपुर, वहाँ उसका आप कोर्ट नहीं है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। ठीक है, और बक्सा से ही कंट्रोल होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारा कार्बी आंगलोंग मतलब डिस्ट्रिक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसका एक पार्ट है ईस्ट कार्बी आंगलोंग, दूसरा है वेस्ट कार्बी आंगलोंग। इन दोनों का ही कोर्ट सेम है, एक कोर्ट है दोनों को लगा के। ठीक है, तभी 33 कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है आसाम पे। ठीक है, अगला जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि रिलेट करता है हाई कोर्ट से। तो पहला एक एक करके हम देखते हैं। आर्टिकल 214 जो हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स के बारे में बताता है, हाई कोर्ट स्टेट में कैसे बनता है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 214। आर्टिकल 215 बताता है कि कोर्ट हाई कोर्ट कैसे मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करेगा उसके बारे में। हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट को सभी कोर्ट का रिकॉर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका रिकॉर्ड हाई कोर्ट को रखना पड़ता है। आर्टिकल 216 इंपॉर्टेंट है, कैसे हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैसे हाई कोर्ट, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 216 है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क करके रखा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर है आर्टिकल 217, इसमें अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ जज, मतलब हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट किया जाता है वो कहता है आर्टिकल 217। आर्टिकल 218 कहता है कुछ प्रोविजन रिगार्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। आर्टिकल 219 जो ओथ और एफर्मेशन शपथ लेते हैं जजेस हाई कोर्ट के, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 219 पावर देता है। आर्टिकल 220 रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग परमानेंट जज, उसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 221 सैलरीज ऑफ जजेस के बारे में बोलता है। फिर आर्टिकल 222 मतलब ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो किसी एक हाई कोर्ट से किसी जज को ट्रांसफ़र करके मतलब दूसरे हाई कोर्ट में लिया जा सकता है। वो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 222। ठीक है, ट्रांसफ़र वाला 222। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 223 जो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। 223 जिसमें एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसके बारे में बात करता है 223। आर्टिकल 224 जो अपॉइंटमेंट एडिशनल और एक्टिंग जजेस के बारे में बात करता है। 224A अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 225 जुरिस्डिक्शन जो होता है हाई कोर्ट का उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 225। बाकी आर्टिकल आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देखते हैं। जैसे पहले ही 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो डिस्ट्रिक्ट जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में। फिर है आर्टिकल 233A, तो 233A जो है वो वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बाय ऑफ जज एंड जजमेंट एट्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन जजेस। फिर आर्टिकल 234 जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द जुडिशियल सर्विस उसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बोलता है। आर्टिकल 236 इंटरप्रिटेशन के बारे में बोलता है। आर्टिकल 237 एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑफ सर्टेन क्लास और क्लासेस के बारे में बोलता है। यहाँ पे 233 और 234 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अभी हम हमारा दूसरा जो भाग है AP2 का असम एपेक्स बॉडी, तो पहले हम देखेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन APSC,
जिसका एग्ज़ाम देने से आप मतलब असम के असम सिविल सर्विस, असम पुलिस सर्विस ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, असम का बहुत मतलब रिक्रूटमेंट होता है इसके द्वारा, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी कह सकते हैं। इट इज़ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ असम। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे मतलब यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे मतलब हर स्टेट का जो बॉडी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक, चैप्टर 2 पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एट प्रेजेंट यहाँ पे 7 मेंबर है टोटल, एक चेयरमैन और 6 मेंबर, वो फिक्स किया गया है 2015 पे। और इट कॉन्डक्ट्स, इसका काम क्या है, एपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, रिकमेंड करता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आसाम गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस होता है, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। ठीक है, और क्या करता है एपीएससी, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन डिफरेंट मैटर्स रिलेटेड टू सर्विस रूल्स, प्रमोशंस, रिक्रूटमेंट्स एट्सेट्रा ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। तो हिस्टोरिकल कुछ पर्सपेक्टिव देखते हैं। एपीएससी का सेटअप हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन 1 अप्रैल 1937 एज पर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1937 पे ही बन गया था एपीएससी, मतलब भारत का आज़ादी मिलने से पहले। ठीक है, तो पहले जो चेयरमैन थे एपीएससी के, उनके नाम थे जेम्स हेजलेट। वो एक आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे, पहले आईसीएस हुआ करता था, आप लोगों को पता होगा। इंडिया इंडिपेंडेंस होने से सुभाष चंद्र बोस जी वो भी आईसीएस थे। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, न्यू रेगुलेशन बनाया गया एपीएससी का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 1 सितंबर 1951। फिर फर्स्ट नॉन ऑफिशियल चेयरमैन, ये भी इम्पोर्टेंट है, एपीएससी का नॉन ऑफिशियल चेयरमैन बनाया गया कामेश्वर डेका को 1951 से 1952 तक। अभी करंट जो चेयरमैन है एपीएससी के, उनका नाम है डॉक्टर अजंता नाथ, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अभी हम लोग देखेंगे, ये देखिए एपीएससी का वेबसाइट जो होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या फिर जो हमारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है स्टेट का, स्टेट पीसीएस, वो भी कॉन्टैक्ट कराता है, ऐसे इसका वेबसाइट है असम पब्लिक सर्विस कमीशन, होम लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा, आशा करता हूँ ये वेबसाइट आप लोगों ने देखा है। फिर हम दूसरा जो एपेक्स बॉडी है असम लोकायुक्त, उसके बारे में। तो लोकायुक्त क्या है, जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था उसके बारे में आप लोगों को पता है, तो तभी मतलब भारत में पूरा लोकायुक्त का सिस्टम करा गया। ठीक है, उस द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त आर एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। जो पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक जो है, उन लोगों, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका काम का मतलब जवाबदेही कोई भी मतलब पब्लिक आरटीआई करके ले सकता है, तो उसके बारे में मतलब लोकायुक्त बनाया गया। तो लोकायुक्त का काम है मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, जो पब्लिक फंक्शनरीज है वो लोग कैसे काम कर रहे थे। तो ये देखिए भारत आसाम का जो लोकायुक्त है, द लोकायुक्त आसाम, गुवाहाटी पे स्थित है इसका ऑफिस, या वेबसाइट से लिया गया है। तो आसाम लोकायुक्त का जो सेट हुआ था, आसाम लोकायुक्त एंड लोकायुक्त एक्ट 1985 एक्ट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। Honorable Mr. T.C. Das Justice assumed the charge as the first लोकायुक्त ऑफ आसाम on 1 फरवरी 1989। तो 1989 में पहले जस्टिस इसका जो ऑनरेबल टीसी दास को इसका मतलब चार्ज दिया गया आसाम का लोकायुक्त का। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टेट फिनेंस कमीशन। जैसे आप लोगों को पता है यूनियन में यूनियन फिनेंस कमीशन होता है, तो उसका काम है मतलब हर स्टेट को कुछ, जो स्टेट जो टैक्स पेमेंट करता है उस टैक्स में से कुछ एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज मतलब उस स्टेट को, रेस्पेक्टिव स्टेट को प्रदान करे। अभी उसका जो परसेंटेज है वो 41% है, सेंट्रल 41% फिनांस कमीशन के द्वारा देता है। अभी मतलब सेंट्रल में 15 फिनांस कमीशन चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग देखेंगे स्कीम पे बोलेगा 14 फिनांस कमीशन, 15 फिनांस कमीशन, ये सेंट्रल वाला फिनांस कमीशन है। ठीक है, और स्टेट में भी ऐसे ही फिनांस कमीशन होता है, स्टेट फिनांस कमीशन कहा जाता है इसको। ऐसे ही आसाम में भी है, आसाम स्टेट फिनांस कमीशन, स्टेट फिनांस कमीशन सेल आसाम। ठीक है,
तो स्टेट फिनांस कमीशन कैसे बनाया गया? आर्टिकल 243 ने कहा था कि जो स्टेट है, हर स्टेट में एक फिनांस कमीशन बनाना है और 5 साल के लिए ये कमीशन कार्य मतलब काम करेगा। और इसका मेन फंक्शन है मतलब फिनेंशियल पोजीशन जो लोकल बॉडी से पंचायत और म्यूनसिपैलिटी उनको मतलब फिनांस प्रदान करना। तो हालांकि स्टेट फिनांस कमीशन इतना एबल नहीं है उन मतलब फिनांस प्रोवाइड करने से। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में ज़्यादातर काम जो आता है आप लोग देखेंगे 14 फिनांस 15 फिनांस ऐसे कहते हैं, ये सभी सेंट्रल फिनांस है। और आसाम में अभी भी 5th फिनांस खत्म हुआ है, अभी 6th फिनांस शुरू होने वाला है। मैं चार्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एटसेट्रा बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। तो और भी काम है इसका एक, जो कैसे कितना टैक्स प्रदान करना है टैक्स लोकल बॉडीज़ के द्वारा। लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत और यूएलबी जो म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं, वो कितना टैक्स कितना ड्यूटीज़ प्रोवाइड प्रदान करे लिया जाए उन लोगों से, उसके बारे में भी और डिटरमाइन करता है स्टेट फिनांस कमीशन। उसके बाद डिटरमाइन करता है ग्रांट्स इन एड के कितना ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करे लोकल बॉडीज़ को, और फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है उससे कितना परसेंटेज प्रोवाइड करे, ये भी निर्णय लेता है स्टेट फिनांस कमीशन। आसाम में भी आसाम स्टेट फिनांस कमीशन है। तो इसका पहला जो शुरुआत हुआ था 1996 से 2001, तभी फर्स्ट चेयरमैन थे MM तैमार, फर्स्ट फिनांस कमीशन ऑफ आसाम। अभी उसके बाद सेकंड फिनांस कमीशन ऑफ आसाम 2001 से 2006, फिर थर्ड फिनांस कमीशन ऑफ आसाम 2006 से 2011, फिर फोर्थ फिनांस कमीशन ऑफ आसाम 2011 टू 2016, और अभी फिफ्थ फिनांस कमीशन है वो है आसाम के 2016 से 2021। तो अभी हालांकि 2022 वाला फिनांस कमीशन बन जाना चाहिए 6th कमीशन, लेकिन अभी तक इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला किसी भी साइट पे, इसलिए मैंने नहीं डाला। ठीक है, अभी आसाम में 5th फिनांस कमीशन ही कह सकते हैं चल रहे हैं। तो बताते हैं अगले जो अपेक्स बॉडी है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC। तो हर स्टेट में एक ह्यूमन राइट कमीशन रहता है, ऐसे आसाम में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है। और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है वो अंडर वर्क करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका काम है पब्लिक ग्रीवियंसेस जो ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के रिगार्डिंग देखता है, यही इसका मुख्य काम है। फिर है SHRC का जो बॉडी है उसमें कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन जो कि एक चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें और एक मेंबर रहते हैं जो हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो। फिर और एक मेंबर रहते हैं जो जिनका मतलब नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहे ह्यूमन राइट्स के मामले पे। ठीक है, यही 3 मतलब मेंबर रहते हैं, 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पे। ठीक है, तो आसाम का भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 19 मार्च 1996 को। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये इंक्वायरी कर सकता है सुओमोटो। सुओमोटो मतलब अपने आप खुद खुद, या फिर कोई मतलब आपने एप्लीकेशन किया रिगार्डिंग, आपने कंप्लेन किया पिटीशन दिया जैसे कि आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, तभी वो मतलब फंक्शन कर सकता है। या फिर वो खुद भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन खुद भी सुओमोटो एक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके सुओमोटो कहता है खुद करना। It can also intervene in the proceedings involving any allegation of violation of human rights। कोई भी एलिगेशन हो, वायलेशन हो ह्यूमन राइट्स का, वो खुद मतलब इंटरवेन कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग्स पे। प्रेजेंट चेयरपर्सन जो है हमारा असम ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो है जस्टिस आफ्ताब हुसैन शैकिया, और मेंबर है एक तरुण फुकन मेंबर, जो यहाँ पे मैंने शायद मिस कर दिया है तो आप लोग लिख लीजिएगा। हमारा चेयरमैन है इसका जस्टिस आफ्ताब हुसैन शैकिया। ठीक है, करंट चेयरपर्सन ऑफ असम ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे असम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इट एग्जामिन्स एंड रिव्यू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड, जो कोई भी मतलब चाइल्ड राइट को लेके कोई चाइल्ड राइट एब्यूज हो रहा है उसके बारे में ये देखता है। इसका लोगो ये देखिए असम वाला। और असम स्टेट कमीशन अहम राज्यिक शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग इंक्वायरी इनटू कंप्लेन एंड टेक सुओमोटो नोटिस मैटर्स। ये भी मतलब जब भी कोई वायलेशन या डिप्रीवेशन होता है चाइल्ड राइट्स को लेके, तो ये भी मतलब जो कंप्लेन आता है उसके अगेंस्ट भी मतलब देख सकता है, काम कर सकता है, या सुओमोटो भी मतलब कोई मैटर में एफआईआर
कर सकता है, ठीक है। फिर प्रेजेंट चेयरपर्सन जो है वो है मिसेस रुनुमी गोगोई, असम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के प्रेजेंट चेयरपर्सन है मिसेस रुनुमी गोगोई, ठीक है। तो अगला जो एपेक्स बॉडी है उसके और बढ़ते हैं। सॉरी, एपेक्स बॉडी यहाँ पे ही खत्म हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कुछ स्टेट सिंबल जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और आशा करता हूँ आप लोग सभी को पता है क्या स्टेट का कुछ सिंबल जो होता है। तो पहले स्टेट एनिमल क्या है? वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा में मिलता है। आप लोगों ने जियोग्राफी के क्लास में देखा है, मैंने आपके बारे में डिटेल्स में बताया इसके बारे में, ठीक है। दूसरा जो है स्टेट बर्ड ऑफ असम व्हाइट विंग्ड वुड डक, जिसको लोकल लैंग्वेज पे देवहा বুলি কোৱা হয়। এইটো হোৱাইট উইংড উড ডাক দেওহা। और तार पाছত असम का स्टेट ट्री है हालोंग, और असम का स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड, जिसे कपो फूल कहा जाए लोकल लैंग्वेजत। এইবিলাক आमलोगे नेक्स्ट स्लाइडत देखिम। এতিয়া स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है वो है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जो गुवाहाटी का मस्कत भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम अगला जो है हमारा असम स्टेट एंथम। तो असम का भी स्टेट एंथम है, जैसे भारत का होता है ऐसे असम का स्टेट एंथम है ओ मोर अपनार देश, जिसको कंपोज किया था लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ ने, और पहले बार मतलब पब्लिश हुआ था 1909 पे, लेकिन इसको एडॉप्ट किया गया एज ए स्टेट एंथम 2013 में, ठीक है। याद रखिएगा 2013 में इसको एडॉप्ट किया गया, पहले एडॉप्ट नहीं था। और फर्स्ट पब्लिश हो गया था बहुत पहले, लगभग 100 साल पहले 1909 पे, ठीक है। अभी हम वो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जो असम का स्टेट एंथम है वो देखते हैं। ओ मोर अपनार देह, ओ मोर चिकुनी देह, एने खोर गुओला होरुला, एने खोर हुफोला, एने खोर मोरमोर देश, ओ मोर हुरिया मात, ओह मोर हुअदी मात, পৃথিবীর কত বিচারি জনমত, না পাওয়া করিলে পাত, অমর ওপোজা ঠাই, অমর অহমিয়াই, চাইলেও তোমায় মুখনি এবার, হেপায় মোর পলোয়া নাই, অমর আপনার দে, অমর হুরিয়া দে, বাতা बाता ताता मोर दे, ठीक है। ये वाला है ओ मोर अपनार देश, ठीक है। मैंने डिसाइड कर दिया है असमिया में आप लोगों के लिए। अभी हम जो आखिर में जो स्टेट सिंबल है कपो फूल, उसके बारे में देखते हैं। तो उसको एडॉप्ट किया गया था 2003 पे। इट इज़ द एग्जोक्यूटिव ब्लूमिंग ऑर्किड, एक ऑर्किड है जो असम का स्टेट फ्लावर है। ये फेमस है, जो हेयर पे इसको लगाया जाता है, बिहू के जो डांस होता है उसमें। ये देखिए ऐसा लंबा लंबा रहता है, पिंक कलर का है, बहुत खूबसूरत है। बिहू में लड़की लोग मतलब खोपा में इसको बांधते हैं। फिर यह होलोंग ट्री, इट इज़ एडॉप्टेड, ये भी अडॉप्ट किया गया है एज ए स्टेट ट्री ऑफ असम इन 2003। होलोंग इज़ ए मीडियम हार्डवुड टिम्बर, एक्चुअली मतलब बहुत सारे मतलब काट ऐसे यूज़ करते हैं, कुछ फर्नीचर बनाने में भी इसे यूज़ आता है। बहुत लंबा लंबा पेड़ होता है। इट ग्रोज नेचुरली इन द फॉरेस्ट ऑफ अपर असम एंड अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, अपर असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। असम का क्या है? होलोंग स्टेट ट्री है। उसके बाद है होलोंग जो है ऑस्कियार्ड ट्री फॉर मोरान कम्युनिटी के लिए ऑस्कियार्ड ट्री है, मतलब उसे पूजा किया जाता है। और टुडे होलोंग इज़ यूज्ड इन प्लाईवुड इंडस्ट्री में भी होलोंग ट्री को यूज़ किया जाता है। देखिए होलोंग का इमेज, बहुत लंबा ट्री होता है। एक्चुअली क्या है वहाँ पे मतलब जो धूप के लिए मतलब लड़ाई होता है, पानी बहुत अवेलेबल रहता है नीचे, और धूप के लिए मतलब ज़्यादा धूप मिलने के लिए गाछ अपने आप मतलब पेड़ जो है वो लंबा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा जो पॉलिटिका सीरीज़ है AP2 यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और असम रिलेटेड पॉलिटी सभी यहाँ पे ही ख़त्म हो गया है। और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आशा करता हूँ इंडिया बुक का पॉलिटिका सीरीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। इंडिया बुक से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।